सीधा रुख करेंगे भोपाल का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रमुख कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व आयुष विभाग श्री इंदर सिंह परमार जी का अभिनंदन अंग वस्त्र, तुलसी पौधा व श्रीफल भेंट कर करें। तालियों की गड़गड़ाहट बजनी चाहिए। इस सभागार को अपनी तालियों से गुंजायमान कर दीजिए। माननीय के अभिनंदन में आज हमारा मन चंदन है। जिस जन की मंगल अभिलाषा, करुणमयी बाती की हो भाषा, जिसमें हो जगमग जगमग आशा, ऐसे सभी अभ्यागतों का वंदन है। आज हमारा मन चंदन है। इसी क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर JPS चौहान जी, डॉक्टर इंदर यादव जी, श्री शशांक शर्मा जी से वे स्वागत करें मंच पर शोभायमान माननीय महामंत्री भारतीय मजदूर संघ श्री कुलदीप सिंह गुर्जर जी का। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। माननीय महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर जी के कुशल संरक्षण एवं माध्यम से आज का यह आयोजन संपन्न हो पा रहा है और मंच पर सम्मानित हो रहे हैं माननीय महामंत्री श्री कुलदीप सिंह गुर्जर जी। साथ ही मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर विकास पांडे, डॉक्टर राजेंद्र सिंह एवं डॉक्टर JP मेहरा जी से कि आप अभिनंदन करेंगे निदेशक हिंदी ग्रंथ अकादमी डॉक्टर अशोक कड़े जी का। जोरदार तालियों के साथ पुनः अभिनंदन। हम सभी अधिकारियों के माध्यम से इस अभिनंदन के क्रम में सहभागी हो रहे हैं। एक विशेष क्षण के हम साक्षी बन रहे हैं जब अभिनंदन हो रहा है उन महान विभूतियों का जो अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस मंच को समृद्ध कर रहे हैं, गरिमा प्रदान कर रहे हैं। मंच पर सम्मान एवं स्वागत हो रहा है निदेशक हिंदी ग्रंथ अकादमी डॉक्टर अशोक कड़े जी का। साथियों, स्वागत में पुष्पों का बहुत महत्व है एवं पुष्प मालाओं में भी श्रेष्ठ होती है गजमाला। अतिथि विद्वान परिवार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का गजमाला से अभिनंदन करने हेतु मैं अतिथि विद्वान प्रतिनिधियों को सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर JP मेहरा, डॉक्टर अविनाश मिश्रा, डॉक्टर राजेश सिंह परिहार, डॉक्टर धर्मेंद्र अजावर, डॉक्टर भगवान दास धार्मिक, डॉक्टर अमिताभ मिश्रा, डॉक्टर रामवीर सिंह, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर सोम प्रकाश सिंह, डॉक्टर हेमराज जाटव, डॉक्टर दुर्गेश लश्करिया, डॉक्टर संजय पांडे एवं डॉक्टर अजय सिंह। और आप सबकी जोरदार तालियां इस गजमाला से भी अधिक भारी और गुंजायमान होनी चाहिए। अतिथि विद्वानों की ओर से ये सभी प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का गजमाला से स्वागत करते हुए। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मंच पर गजमाला से अभिनंदन हो रहा है अतिथि विद्वान परिवार के साथियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। साथियों, इसी के साथ मैं आग्रह कर रहा हूं विद्युत अधिकारी संगठन को, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न सौगातें प्रदान की हैं, वे सभी भी माननीय मुख्यमंत्री के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आतुर हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री अजय मिश्रा जी के नेतृत्व में अपने दल को कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने हेतु मंच पर आए और माननीय का अभिनंदन पुष्पगुच्छ भेंट कर करके करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। साथियों, ये कार्यक्रम भी अभिनंदन का है और इसी क्रम में तकनीकी शिक्षा की ओर से धनवीर मीणा जी और ऋषभ जी से सादर आग्रह माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करें पुष्पगुच्छ से। तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से धनवीर मीणा जी और साथ ही ऋषभ जी। जब नेतृत्व सक्षम हो, सबल हो, तो इस प्रकार का दृश्य दृष्टांत होता है। एक बार पुनः जोरदार तालियों से सभी अतिथियों का अभिनंदन करेंगे। कृपया थोड़ा शीघ्र करें। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का स्वागत करते हुए मंच पर शोभायमान है ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने केवल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, शिक्षा, आध्यात्म एवं विकास के समन्वयकारी व्यक्तित्व के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित की है। साथ ही माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी का अभिनंदन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों के द्वारा हो रहा है। इसी क्रम में मैं सादर अनुरोध करूंगी जो भी हमारे साथी स्वागत हेतु मंच पर आए थे वे पुनः अपना स्थान ग्रहण करें मंच के समक्ष। भारतीय मजदूर संघ के संरक्षण में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अतिथि विद्वान परिवार की ओर से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारतीय मजदूर संघ सदैव सेतु बना जिसने शासन और अतिथि विद्वानों के बीच में संवाद का क्रम जारी रखा। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन के लिए। अब
मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध कर रहा हूं माननीय महामंत्री भारतीय मजदूर संघ श्री कुलदीप सिंह गुर्जर जी से कि इस कार्यक्रम की प्रति अवधारणा और अतिथि विद्वानों की ओर से स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। अतिथि विद्वानों की मांगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत करके उनको पूर्ण कराने का एक संकल्प इस मंच से रखें। माननीय महामंत्री जी 2009 से मजदूर संघ में बिजली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय मजदूर संघ की ओर से नेतृत्व करते रहे हैं। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन में श्रम क्षेत्र से नीति निर्माण में विशेष योगदान एवं आगामी 13 जुलाई को आप सामाजिक सुरक्षा विषय पर ब्रिक्स की अंतर्राष्ट्रीय समिट में कर्मयोगी वर्ग की मुखर आवाज भी बनेंगे। हम ससम्मान मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं माननीय महामंत्री भारतीय मजदूर संघ श्री कुलदीप सिंह गुर्जर जी का। जोरदार तालियों से पुनः अभिनंदन करें माननीय महामंत्री भारतीय मजदूर संघ। आज के इस उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिथि विद्वान साथियों के जो सम्मेलन है उसमें हमारे बीच में प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की गर्मावी उपस्थिति के लिए मैं प्रदेश के समस्त अतिथि विद्वानों की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में लागू करने का निर्णय लिया, उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी है। इसमें हमारे उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह जी का अहम योगदान है और जिसके कारण ही ये नई शिक्षा नीति इस प्रदेश में लागू हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, मैं तो जिस तरफ देखता हूँ उस तरफ देखता हूँ कि प्रगति की दिशा में प्रदेश अग्रसर है। जो एक विषय था कि उद्योग की दृष्टि से मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि आज जिस गति से औद्योगिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य किया जा रहा है, उसमें निश्चित ही रूप में भारतवर्ष में मध्य प्रदेश प्रथम क्रमांक का प्रदेश होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। प्रदेश की गति में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है और उसी से रोजगार का सृजन होता है। तो ऐसा जो औद्योगिक जो प्रगति होगी उसमें पूरे प्रदेश के युवाओं को रोजगार एवं उद्यमियों को उद्योग की दृष्टि से जो मौका जो मिलेगा उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन पुनः करता हूँ। कृषि क्षेत्र में कृषि के बाद अभी जो कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर पूर्व में हम जानते हैं कि पूरे विश्व का 18% जो जीडीपी था वो भारत का था, पुरातन में हम देखेंगे तो उसी दृष्टि से कृषि क्षेत्र के कृषि से संबंधित रोजगार उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से अभी जो संकल्प दुग्ध क्षेत्र का लिया गया है कि दूध उत्पादन में प्रदेश अग्रणी हो, और उस संबंध में जो नीति बनाई गई है निश्चित रूप से वो एक सफल प्रयोग है और आगे आने वाले परिणाम जो लक्ष्य लिए गए उस निश्चित रूप से पूर्ति होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि आज यह सम्मेलन हमारे अतिथि विद्वान उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग उनके जो पूर्व में हुए उनके संबंध में जो सरकार द्वारा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जो उनकी सामाजिक सुरक्षा उनके परिवार को देखते हुए जो कदम उठाए गए हैं, उस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन समारोह किया जा रहा है। कुछ एक विषय लगातार अतिथि विद्वानों के माध्यम से आते हैं और भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री के नाते एक छोटा सा दायित्व मेरा है कि जायज और सकारात्मक और विशेषकर सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों को शासन प्रशासन तक पहुंचा के उनका सकारात्मक समाधान हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और उसमें मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है। प्रयासों को सफलता या सार्थक रूप जो परिवर्तित होता है उसमें हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सामाजिक सुरक्षा की चिंता नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस प्रदेश में
किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला जो वर्किंग क्लास है, उस वर्किंग क्लास के कार्य के आधार पर ही प्रगति सुनिश्चित होती है। उसकी कोई भी चिंता हो तो प्रदेश सरकार उसको संज्ञान में लेकर उनका समाधान करे और वो खुशहाली से अपने परिवार के साथ अपनी नौकरी भी करें और परिवार के साथ अपने प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत भी करें। समग्र जीवन उत्थान का जो विषय है, समग्रता से चिंतन किया जा रहा है और उसी दिशा में मैं समझता हूँ कुछ आशाएं अपेक्षाएं भी रहती हैं। तो उस संबंध में पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से कुछ पहल हो, तो ऐसा मैंने माननीय के संज्ञान में लाया था। और मुझे मेरा इस मंच के माध्यम से अति विद्वानों के प्रतिनिधि मान लीजिए, प्रतिनिधि के रूप में मैं पुनः आग्रह करूँगा सामाजिक सुरक्षा और माननीय योगदान के सकारात्मक और हमको जो सौगात कहें या जो भी उसको नाम दे सकते हैं, ऐसा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसी के साथ में अपने व्यस्ततम समय में से एक छोटे से कुछ दिन पहले चर्चा हुई, उसमें माननीय ने हमारे अति विद्वानों की जो भावना थी, उस भावना को देखते हुए हमें समय दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और इतनी बात कहते हुए अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। माननीय को भी आज व्यस्ततम कार्यक्रम है, बाहर जाना है, तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इन अतिथि विद्वानों जो यहाँ उपस्थित हुए उनका भी सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण, अनुसंधान उन्मुख, नवाचार आधारित और विद्यार्थियों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं और इनके नेतृत्व में है माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी। करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए। मैं निवेदन कर रही हूँ माननीय उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के इस अभिनंदन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री आदरणीय कुलदीप सिंह जी गुजर, आदरणीय हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक आदरणीय अशोक कड़ेल जी, डॉक्टर देवराज सिंह जी, सुरजीत सिंह भदौरिया जी, BL दोहरे जी और यहाँ उपस्थित उच्च शिक्षा विभाग के SES अनुपम राजन जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के PS मनीष सिंह जी, हमारे दोनों विभाग के कमिश्नर और इस पूरे सभागार में उपस्थित सभी हमारे अतिथि विद्वान, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पत्रकार बंधु हैं। आज एक ऐसा मंच जिस संगठन ने देश की एक धारा को बदलने का काम किया, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो के नारे को बदलते हुए देश के हित में काम करेंगे, लेकिन दाम पूरा लेंगे। एक ये व्यापक बदलाव करने का काम इस देश में भारतीय मजदूर संघ ने मजदूरों के क्षेत्र में काम किया है और उसका नेतृत्व तपस्वी, मनीषी, विचारक, लंबे समय तक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जो आदर्श स्थापित किया था, आज भी मजदूर संघ उसी मार्ग पर चल रहा है। इसलिए मजदूर संघ को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जिस भाव के साथ में इस अभिनंदन के कार्यक्रम को मजदूर संघ ने रखा है, मध्य प्रदेश में हमने पहले से ही उच्च शिक्षा विभाग में हमारे अतिथि विद्वानों के लिए आकस्मिक अवकाश एवं 3 ऐच्छिक अवकाश, महिला विद्वानों को प्रसूति अवकाश की सुविधा, फिर PSC का जो एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें 25% का आरक्षण और 10 वर्ष की छूट हमने मध्य प्रदेश में लागू की हुई है। फिर अतिथि विद्वानों को यदि वर्ष में उनको लगता है दूर है कोई स्थान पर, तो वर्ष में एक बार अवसर दिया जाता है, कोई स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। फॉलन आउट होने की स्थिति में उनको फिर से कार्य पर लेने की व्यवस्था भी मध्य प्रदेश में हमने की है। ऐसे 5 कार्यों द्वारा हमने अतिथि विद्वानों को हितों को साधने की कोशिश की है और मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस भाव के साथ में आगे की चिंता का जो संकल्प दोहराया था,
और कहा था कि हमारे अतिथि विद्वान जिनको 30 साल, 25 साल, 15 साल हो गए, उम्र हो गई 50 साल, 55 साल, 35 साल, 40 साल, उन लोगों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। तो हायर एजुकेशन के द्वारा एक कमेटी का बनाई गई है। उस कमेटी की सिफारिशों का परीक्षण करके आगे आपने मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि उस हिसाब से हमको निर्णय करना चाहिए, ताकि हमारा एकेडमिक सिस्टम व्यवस्थित चले, पात्र लोग आए और कई सारे लोगों का जो भविष्य अंधकार में उनको लगता है उनको हम सुरक्षित कर सके। ऐसा बड़ा संदेश हमको दिया है, जिसको हम आगे जाकर के आपको सारी चीजों का क्रियान्वयन के रूप में देखने का अवसर मिलेगा। हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा विभाग भी उसी पैटर्न पर हमारे जो अतिथि विद्वान हैं उनके लिए भी एक जैसी घोषणा पिछले समय जब लागू किया था, एक जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि रह गई थी। 11 महीने रह गए, 12 महीने की जगह वेतन का 50,000 तो ठीक है, या 2,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वो ठीक है, उसमें कोई दोनों में अंतर नहीं है। इसलिए 12 महीने हो जाए और महिला अतिथियों को प्रसूति की और ये अवकाश दिए जाने की व्यवस्था हो जाए, फॉलन आउट की व्यवस्था हो जाए और 25% आरक्षण की हो जाए। समान रूप से उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में एक जैसा हो जाए। हमारे विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काम कर रहा है। आने वाले समय में ये सारे हमारे जो अतिथि विद्वान हैं, जो वास्तव में हमारे पूरे एकेडमिक सिस्टम में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सब के हितों की रक्षा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसी अनुसार हम सब कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको निश्चिंत होकर काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहिए। और मध्य प्रदेश का जो हमारा एकेडमिक माहौल है वो इस प्रकार से दूसरे राज्यों के लिए भी हम प्रेरणा कैसे बन सकते हैं, मैं समझता हूं कि आप सब लोग इस भाव के साथ उत्साहित होकर के काम करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। माननीय मुख्यमंत्री जी जब शिक्षा मंत्री थे तब आपके द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है और आज संपूर्ण एक शिक्षा जगत में एक नए बदलाव के साथ में आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कर्मचारी हो या अन्य लोग हो या हमारे शिक्षक हो, उन सबके हितों को संरक्षित करने का काम नीतिगत निर्णय लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आज इस मंच पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। साथियों, सम्राट विक्रमादित्य, महर्षि सांदीपनि और महाकाल की दिव्य परंपरा से अनुप्रमाणित उज्जैनी की पावन भूमि से लोक सेवा का संकल्प लेकर निकले जन विश्वास के प्रतीक, सुशासन के प्रति प्रतिबद्ध नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं जोरदार निवेदन करता हूं कि कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन कीजिए। अतिथि विद्वान के प्रदेश भर के अलग अलग अंचल से आए हुए हमारे सारे भाइयों बहनों और इस मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, हमारे बीच भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री श्रीमान कुलदीप सिंह गुर्जर जी, डॉक्टर देवराज जी, माननीय कड़ेल साहब, श्रीमान अशोक कड़ेल जी, डॉक्टर सुरजीत भदौरिया जी, डॉक्टर दोहरे जी, मंच के सामने बैठे हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और आप सब, मैं आप सबका आपके अपने प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब मैं आपसे मिलने आता हूं तो मेरा आनंद भी डबल हो जाता है, इसका मजा अलग है। वैसे तो हमारी संस्कृति में इस बात का सदैव एहसास दुनिया करती आई है, भारत की महत्ता, भारत की पहचान, भारत की सनातन काल से हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से दुनिया के अंदर है। ये बात, दुनिया इस बात को जानती है कि सच्चे अर्थों में मानवीयता की शिक्षा से ओतप्रोत होकर वसुधा को कुटुंब समझने वाली कोई संस्कृति है
तो वो भारतीय संस्कृति है, हमें सदैव इस पे गर्व है। और ये कदम कदम पे दिखाई भी देता है। हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठ पे भी ध्यान दें तो भगवान राम का भी वो काल याद करें। लगभग 15 लाख साल पुराना भगवान राम का कार्यकाल, उस रामराज के अगर नींव कहीं गली है तो अच्छे अच्छे विद्वानों से भी बात करो तो वो अलग अलग प्रकार से हमको बताने का प्रयास करते हैं। कोई कहते हैं कि माता पिता के प्रति अगाध श्रद्धा होने के साथ भगवान ने जब वनवास काल में कदम बढ़ाए, वहाँ जो उनको ध्यान में आया तो उनको अलग प्रकार की बात का जीवन काल ध्यान में आएगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग उत्तर हैं, लेकिन सच में भगवान श्री राम के उस पूरे वाल्मीकि रामायण से लेकर के कोई भी रामायण उठाएं, हम वो एक घटनाक्रम याद करें कि भगवान श्री राम तो अपने दशरथ जी के महल में हैं, चारों भाई वहीं हैं, और विश्वामित्र अगर गुरु उनके घर से आकर के इस बात के लिए प्रेरणा के साथ अपने मन में महाराज दशरथ का भी साम्राज्य, महाराज दशरथ की सामर्थ्य, भारत दशरथ का उस समय का प्रभाव, सब कुछ होने के बाद भी विश्वामित्र जी जब उनके पास आते हैं तो वो अपने जंगल के अंदर राक्षसों के द्वारा उठाए गए उत्पात को समन करने के लिए वो महाराज दशरथ से उनके पुत्र को मांगने आते हैं। अब ये बड़ा दुविधा का प्रश्न भी है, लेकिन ये यहाँ हमको इसका उत्तर भी मिलता है कि जब वो कहते हैं कि महाराज हमें कठिनाई से गुजर रहे हैं, यज्ञ करते तो यज्ञ में बाधाएं आ जाती है, तमाम प्रकार की चुनौतियां रहती है, ऐसे में हम आपकी मदद चाहते हैं। महाराज दशरथ कहते बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो अपना कठिनाई बताते हैं। मारीच सुबाहु सहित सब राक्षसों के कारण से हमारा सब अस्त व्यस्त है। तो उनने कहा कि क्या मैं चलूं, मेरी सेना भेज दूं? उनने कहा नहीं, आपको भी नहीं चलना है, आपकी सेना को भी नहीं भेजना है। तो फिर क्या करना है? बोले केवल आपके पुत्रों को देना है, आप अपने बड़े सुपुत्र श्री राम को हमको दे दो, और आप ज्यादा उचित समझो तो लक्ष्मण को भी दे दो। अब ये अंदाज लगा लो कि बच्चे किनके हैं? महाराज दशरथ के, युवराज साम्राज्य के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पे निगाह गुरु की जाती है कि ये भविष्य का अगर हमको राम राज्य लाना है तो ये भविष्य की पीढ़ी को कॉन्फिडेंस के साथ विश्वामित्र अपने साथ ले जाते हैं। अब कभी राजकाज की दृष्टि से देखो तो बड़ी दुविधा भी थी, महाराज ने तो अपने साथ ले गए, लेकिन इतनी बड़ी चुनौती के लिए देने के लिए महाराज दशरथ भी विचलित हो जाते हैं। महाराज दशरथ भी कहते कि भाई ये आप मेरे बड़े यत्न प्रयत्न और बड़ी मान मनोबल के मेरे पुत्र हैं, आप इनके बजाय मेरे से जो मांगो सब ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं, हमको यही चाहिए। तो बोले फिर ये जाए तो इनके साथ सेना भेजें? बोले सेना भी मत भेजो। फिर उन्होंने कहा इनको गाड़ी घोड़े रथ से भेजना है? बोले रथ से भी मत भेजो, ये केवल ऐसे ही जाएंगे जैसे मैं आया। अब आप अंदाज लगा लो कि इतने बड़े साम्राज्य के साम्राज्यकर्ता के पुत्रों को, युवराज को अपनी भाषा में कोई सुरक्षा के गार्ड भी नहीं दे रहे और ऐसे ले जाना। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस था, ये शिक्षकों का कॉन्फिडेंस है। बाद में राम राज्य आया, हमारे लिए सनातन संस्कृति का वो घटनाक्रम इस बात का एहसास कराता। हमको इस बात पे गर्व होता है कि सच में विश्वामित्र ले गए और पैदल चलते चलते जंगल के तमाम कठिनाइयों से परिचित कराते गए। रास्ते में मारीच मिला, सुबाहु मिली, ताड़का मिली। भगवान राम और भगवान कृष्ण एक एक करके सबको धराशायी करते हैं, और वो कॉन्फिडेंस जो विश्वामित्र के मन का था वो और मजबूत करते थे, और मजबूत करते हैं। जब सभी बाधाएं हट गई फिर उनको लगा कि और अभी कम है, तो उन्होंने कहा जरा अश्वमेध यज्ञ हो रहा जनक नंदन के यहाँ जनकपुरी में। अब आप अंदाज लगाओ, महाराज विश्वामित्र दशरथ जी से बोल के तो केवल अपने जंगल के आसपास की घटनाक्रम के लिए थे, लेकिन एक और बड़ी चुनौती, ये गुरु का कॉन्फिडेंस रहता। हमने सबने बाद में देखा कि वो जनकपुरी में गए तो माता जानकी भी राम जी का जीवन का अभिन्न अंग बनी, और दुनिया ने उस समय का पराक्रम भगवान श्री राम का वो देखा जब उनके अपने हाथों से उस धनुष वाली घटना होती है, उनका स्वयंवर होता है,
और हम सब अंदाज लगाएं कि उस समय के घटनाक्रम को, परशुराम जी वाला घटनाक्रम भी भगवान राम जी युक्ति बुद्धि से तरीके से निकाल के ले जाते हैं, ताकि वो घटनाक्रम भी हमारे लिए, लेकिन ये घटना हम न भूलें। उस स्वयंवर में रावण भी था, उस स्वयंवर में तमाम राजा महाराजा थे। तो उस समय की पूरी एक तरह से तत्कालीन वसुधा के हर राज्य के अंदर अगर कोई नाम का जय जयकार गूंजा तो भगवान श्री राम का जय जयकार गूंजा, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और इसकी जड़ में अगर कोई था तो हमारे अपनी गुरु परंपरा के विश्वामित्र उनके साथ थे। फिर भगवान कृष्ण का काल आता है। भगवान कृष्ण के काल में भी भगवान ने कंस को मारा, कृष्ण भगवान ने, लेकिन उज्जैन आकर के जिस प्रकार से उनने अपने जीवन का एक नया रूप देखा, 64 कला, 14 विद्या और जीवन में मित्रता भी निभाने के लिए सुदामा की, अर्थात गरीब और अमीर की मित्रता का उदाहरण दुनिया के सामने कहीं बना है। तो हमारी संस्कृति के इसी पावन मंदिर सांदीपनी आश्रम से बन के निकलता है, जिसके लिए चाहे सत्ता की व्यवस्था के आधार पर कोई कितना भी बड़ा किसी ऊंचे पौधे पे क्यों नहीं पहुंच जाए, लेकिन अपने मित्रों को वो न भूले, मित्रता को सदैव याद रखे। गरीब अमीर की दोस्ती क्या होती, और मित्रों को भी मदद करना हो तो मित्र की आंखें न झुके, पीठ पीछे मदद कर दे, ये भाव सांदीपनी आश्रम से सीखी हुई शिक्षा से दुनिया के सामने जाता है। जब मैं आपसे बात करता हूँ तो ये अपना कितना अच्छा स्लोगन लिखते हैं। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के द्वारा रचित ये संगठन उस उदात्त ध्येयवाद के आधार पर राष्ट्रवाद की शिक्षा देते देते भारतीय मजदूर संघ, जिसका स्लोगन, जिसमें सच में हमारे शिक्षा मंत्री सही कह रहे हैं, उसके पहले के जो नारे लगते थे वो तो बोलने में भी जीवान पे पाप लगेगा, लेकिन जो हमारी जीवान पवित्र हो जाती राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ ओतप्रोत होते हुए कि देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, ये आनंद आता है। ऐसे में ये सारी भावना आ जाती है। सबसे पहले देश हित जरूरी है, और देश की भावना के आधार पर जब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा मेरे मन में भी अटकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं शिक्षा मंत्री था, अनुपम राजन जी भी यहाँ बैठे, तब 2000, 5000, 7000 बड़ा अटपटा लगता था। अरे क्या हमारे कॉलेज में पढ़ाने वाले हमारे भविष्य की दृष्टि से, तो मुझे बताया कि खाली स्थान पे भरने के लिए 5-7 हजार ही दो। हमने कहा ये खाली स्थान भरने वाले नहीं है, इनके पढ़ाने से देश के कई स्थान संवरेंगे, ये वो पावन मंदिर के पुजारी है, उसका एहसास करो। इनकी भूमिका छोटी नहीं, ये भविष्य के बहुत बड़े देश के बढ़ने के सपने देखने के लिए इनकी अपनी मेहनत को स्मरण करने की जरूरत है। इसलिए 2, 4, 5 हजार नहीं, हमको लगा कि 50 हजार भी दे तो कोई दिक्कत नहीं। उस समय शायद चालू करा था, ऐसे लगा था ना सर, पहली बार। मैं भूल अगर नहीं रहा हूँ तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। बाद में और कई सारी चीजें जोड़ी गई, फिर बीच में तकनीकी वाले आए कि साहब हम तो छूट गए। हमने कहा नहीं, आप भी नहीं छूटोगे। तकनीकी वालों से कहा कि अगर आज कोई बात होगी तो तकनीकी वालों को भी जोड़ के होगी, उनको छोड़ के नहीं होगी भविष्य में। क्योंकि हमारे लिए तो सभी शिक्षा के मंदिर बराबर होना चाहिए, चाहे तकनीकी हो चाहे उच्च शिक्षा। और कितना अच्छा लगता, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है जब हमारी सरकार बनी, और बनने के साथ मैं तो शिक्षा मंत्री होते होते आपके पास आया था। अब लगा कि नया कुछ करना है, पहली बार के शपथ के साथ नई घोषणा कुछ करना, नए निर्णय लेना। तो नए निर्णय क्या हो सकते हैं? तो हमने कहा ठीक है, हम नए निर्णय लेते हैं। अभी हम ये शिक्षा नीति लागू की थी आप सबकी मदद से, तो हमने कहा पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे 55 जिलों में। तो आपके सबकी मदद से पूरे प्रदेश के अंदर, देश में सबसे पहले एक्सीलेंस कॉलेज कहीं खोले गए, तो अपने प्रदेश के अंदर खोले गए। फिर ध्यान में आया कि विश्वविद्यालयों का अपना जो हमारा मैप दिखता मध्य प्रदेश में, तो कई जगह प्राइवेट विश्वविद्यालय, वो भी अच्छी बात है, वो भी खुलना चाहिए। लेकिन नक्शे पे बहुत सारी जगह सरकारी यूनिवर्सिटी वर्षों बाद थोड़ी सी खुलना बंद हो गई थी। हमने कहा तुरंत नए विश्वविद्यालय खोले जाए। तो खरगोन, गुना और सागर 3 नए विश्वविद्यालय अपने सरकारी स्तर पर खोले। ये सारी घटनाक्रम के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज अपने बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सच में बोलने के लिए मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, काम के लिए और खास करके आपके लिए भी। इसलिए हमने कहा कि वित्तीय व्यवस्था में सारे बजट में
सारे विभाग को काम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से भी अगर सबसे अच्छा ध्यान कहीं दे रहे हैं तो उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा में दे। इसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। हमारे लिए ये बात सही है कि हमारे अपने यहाँ और बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो स्कूल एजुकेशन में भी सांदीपनि विद्यालय, आपके यहाँ एक्सीलेंस कॉलेज और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ, और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी आप सबकी मेहनत के भरोसे से, जब हम लोग शिक्षा मंत्री करके आए थे तब आपके यहाँ हमारा राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर में 5-6 अंक का अंतर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज हमारा जीआर राष्ट्रीय औसत से भी अच्छा जा रहा है। ये आपकी सबकी मेहनत और वर्तमान की व्यवस्थाओं में सरकार की इस भावना के आधार पर, और यही हमारा स्कूल एजुकेशन में भी हुआ। आज वहां पर भी ड्रॉप आउट 0 की तरफ हम बढ़े हैं। अपने स्कूल एजुकेशन में भी ये हमारी अपनी सरकार के काम करने का तरीका भी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सच में आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहे हैं तो आप केवल किताबी ज्ञान तक बात नहीं बनेगी। अब नवाचार, संवेदनाएं, नैतिक मूल्यों के आधार पर हमारे राज्य की अपनी शिक्षा व्यवस्था के भरोसे से देश भर में बहुत सारी संभावना है जिसमें हम ठोस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब शिक्षा नीति 2020 हमको राष्ट्र को एक तरह से नए प्रकार के आवश्यकता के अनुसार दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आबादी के रेशों में भी सबसे युवा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश में आपकी भूमिका कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में आपकी ताली भी इतनी बजती कि मेरे को भी बड़ा धक लगता है कि आपके साथ खड़ा आपके आनंद के साथ इतने प्रकार से आपके चेहरे की प्रसन्नता दिखती है और जैसा ऐसा लगता है सुदूर समुद्र के अंदर कोई डूबा हुआ बड़ा जहाज लहराता हुआ आनंद के साथ जा रहा है, तो ये पूरा अपना एक अलग प्रकार का वातावरण दिखाई देता है। मुझे भी इस बात की आनंद है। आपके साथ बैठा तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात की। हमने कहा भाई हमने बहुत सारे प्रकार से इनके बारे में सोचा, अभी तक जितना किया है ये बात सही है। हमने सरकार ने 13 आकस्मिक और 3 ऐच्छिक अवकाश भी आपको देते हुए हमने अपनी बहनों को प्रसूति अवकाश भी सुनिश्चित किया था। एक ही वर्ष में निकट के स्थान पर स्थान परिवर्तन की सुविधा भी दी थी और लोक सेवा में भी आपको 25% के पद आरक्षित करते हुए 10 वर्ष की भी छूट हमने दी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि 2022 में 117, 2024 में 48 अतिथि विद्वान नियुक्त किए जा चुके हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि फॉलन आउट में हमारे अतिथि विद्वान को 2 माह का अवसर पुनः दे करके उनको कार्य में जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन मैं कितना भी भाषण दे दूं आपको आनंद तो कुछ और चीज में आएगा। कुछ हम समझे कुछ तुम समझो, तो हम समझे वो तुम समझो। हमारे आपके बीच ये जो अपनापन का रिश्ता है, ये जो अपनेपन की आत्मीयता है, मैं निश्चित रूप से इस भाव को पक्का रखने वाला हूं, इसमें कोई ढील नहीं देने वाला है। इसलिए मैं माननीय मंत्री श्रीमान इंदर सिंह जी परमार, आप पे दोहरा दायित्व भी है। आप उच्च शिक्षा के मंत्री भी हैं और आप तकनीकी शिक्षा के मंत्री भी हैं। यहाँ के दोनों अधिकारी भी बैठे। हमने समिति गठित की है और एक हमारा बहुत पवित्र संगठन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले, क्योंकि ये बात सही है कि सरकार की व्यवस्थाओं में मन की इच्छा शक्ति का पवित्र भाव भी चाहिए। जिस बैनर तले आप आए हैं उस बैनर की विश्वसनीयता इसी बात के लिए होती है जो हमेशा सच्चे और अच्छे के साथ रहता है। लेकिन आप भी देख ही रहे होंगे हमारी सरकार ने बनने के साथ जब विकास के सभी प्रकार के पैमानों पर लगातार हम काम कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बाधाओं के बीच भी डंके की चोट हिमालय की एवरेस्ट चोटी की तरह पवित्रता के साथ लगातार काम करने का संकल्प हम करते हुए आगे बढ़े।
इन सारे प्रकार के वातावरणों के बीच भी जब हम किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के साथ मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए कटिबद्ध अगर है तो उसमें सभी प्रकार के समान रूप से सभी दिशाओं में समान रूप से अवसर मिले। इसलिए एक तरफ विकास के पैमाने पे अधोसंरचना के काम, दूसरी तरफ सेवाओं के लिए। अब आप अंदाज लाओ कि रात के 2-2 बजे तक भी अगर प्रमोशन हो रहा है तो हमें इस बात का गर्व है कि हमारे राज्य के अंदर आपसे जुड़े परिवार के मित्रों के लिए अब हर दिन नई लिस्ट निकलती, हर एक जगह आनंद के साथ। एक कार्यक्रम में जाओ तो 3 जगह से दूसरे सम्मान करने आ जाते हैं कि हमारा तो काम हो गया। हमने कहा चलो तुम्हारा हो गया तो जिनके यहाँ उनका भी होने वाला है, सबका काम होगा, कोई छूटने वाला नहीं। इन व्यवस्थाओं के आधार पर बार बार प्रगति के पथ रोके जाते थे, उन बाधाओं को हटाने का काम ही तो सरकार का होता। सरकार का काम असरदार तरीके होना चाहिए। अगर असरदार नहीं तो काहे की सरकार का काम तो असरदार ही होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जब असरदार तरीके से काम करते हैं तो ये बात हमारे लिए वो कोटेशन थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि एक वाक्य कल आपके यहाँ बोला था, अटकाने लटकाने भटकाने का समय गया। पता नहीं क्या चक्कर था, अंग्रेज गए कांग्रेस छोड़ गए थे, ये काम उनके चुनने करते थे, वो केवल अटकाते लटकाते भटकाते थे। लेकिन आज का समय सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का है। इसलिए जब हम अपने आप मित्रों के बीच परिवार की तरह बैठे तो आप अपनी तरफ से समिति बनाते हुए कौन कौन से देश की आप समिति, हरियाणा का मॉडल हो तो हरियाणा का, जो लगाना हो आप समिति के माध्यम से लगाएं, सरकार आपके साथ रहेगी। तो मैं भी अपनी ओर से माननीय मंत्री जी से मैंने कमिटमेंट ले लिया है। इनने कहा हमारा मॉडल सबसे अच्छा होगा, किसी राज्य ने क्या उनकी अच्छाई भी लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के जिस कमिटमेंट के आधार पर हम बैठे यह भरोसा हमारा आपका कायम रहेगा। ये इतना बात बोलते हुए एक बार मैं फिर आपकी ये इस मॉडल के आधार पर लेकिन फिर दोहराना चाहूंगा, हमारी पवित्रता के साथ प्रतिबद्धता के बलबूते पर हमारे इस पूरे वर्ग के लिए कल्याण के लिए जो बन सकता है सब करने के लिए तैयार रहेंगे। बाल बराबर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता पीछे नहीं रहने वाली है। एक बार फिर मैं अपनी ओर से आप सबका हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आने वाले त्योहार, अब तो सिलसिला चलने वाला है, ये आषाढ़ जा रहा है, सावन आ रहा है, बहनों के माध्यम से भाई बहनों का रिश्ता फिर एक बार आनंद के साथ रक्षाबंधन का आनंद मिलेगा और उसी के आधार पर त्योहारों की सिलसिले की श्रृंखला चालू होगी और धीरे धीरे करके हम और आप सच में इस प्रकार से हर एक स्थान पर जो जहां से काम करेगा राज्य को आगे बढ़ते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हम आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। एक और आह्वान आपसे कर रहा हूं, आपके परिसरों के अंदर भी ये नशे के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पहले नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और मध्य प्रदेश ने अपने जड़ों से जहां नक्सली जुड़े थे उनको सबको उखाड़ फेंका। माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से कुशल मार्गदर्शन में अब दूसरी लड़ाई हम प्रारंभ कर रहे हैं। नशे के सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ हम अपने राज्य के अंदर एक बार फिर लड़ाई और माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा आह्वान कि 2029 तक हम अपने देश से नशा मुक्ति के खिलाफ विजय अभियान की तरफ आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो आइए हम सब मिलकर के समाज हितैषी, इस लोक उपयोगी और भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित करने वाले बड़े अभियान में आप सहभागी बने। इसी आह्वान के साथ मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मत हारो मन, नया आकाश तुम्हें दूंगा, आसमान छू सको वही विश्वास तुम्हें दूंगा, मुस्कानों से भरा मधुमास तुम्हें दूंगा, गौरव से जी सको वो उल्लास तुम्हें दूंगा, सफलता छू सके तुम्हारे कदम वही आभास तुम्हें दूंगा। तुम हो मेरे जो है मेरे पास,
वो सब तुम्हें दूंगा, वो सब तुम्हें दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करते हुए आप सभी को उद्बोधित कर रहे थे। एक बार पुनः करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। आइए साथियों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं डॉक्टर देवराज सिंह जी, डॉक्टर सुरजीत भदौरिया जी एवं डॉक्टर BL दौरे जी, अतिथि विद्वान प्रतिनिधि त्रय से, कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आज के इस आयोजन का स्मृति चिन्ह अतिथि विद्वान परिवार और भारतीय मजदूर संघ के संरक्षण में प्रदान करने की कृपा करें। सम्मान भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर परंपरा है और इस परंपरा से भी सुंदर है आपकी तालियां। करतल ध्वनियों से स्मृति चिन्ह के माध्यम से आज का यह अभिनंदन कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय में सदा विद्यमान रहे, ऐसी अपेक्षा, ऐसी आशा। करतल ध्वनियों से आप भी स्मृति चिन्ह भेंट करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। साथ ही आग्रह कर रहा हूं डॉक्टर आशीष पांडे, डॉक्टर अखिल रैकवार एवं डॉक्टर विकास जैन जी से कि माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग श्री इंदर सिंह परमार जी को आज के इस आयोजन का स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। और आप सभी साथियों जोरदार तालियों से, करतल ध्वनियों से इस पावन मेला के साक्षी बनिए जब मंच पर आज का ये कार्यक्रम माननीय उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी की स्मृतियों में शेष किया जा रहा है। पुनः निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर पवन जैन जी।